नमस्कार साथियों। काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपका परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं धूमिल की प्रसिद्ध कविता मोची राम। कविता शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन, यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से लोगों को जो फेसबुक चलाते हैं लेकिन यूट्यूब से भली भांति परिचित नहीं है, उनसे निवेदन है कि वे अवश्य काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब कर दें। इसमें कोई खर्च नहीं आता, फ्री में ये सब्सक्राइब होता है। जिस प्रकार आप किसी भी चैनल को, किसी भी ऐप को चलाते हैं तो वह ऐप लॉगिन मांगता है, उसी प्रकार आपको यूट्यूब को भी लॉगिन करना होता है अपने जीमेल के माध्यम से। जीमेल के माध्यम से यूट्यूब को लॉगिन करें और काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आपका सहयोग पाकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं धूमिल की कविता मोची राम। मोची राम। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वो चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकत्तियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है, बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो। मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं, भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है जिसमें पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है, न वह वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहां पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ जुत्ते को ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को वानर की तरह घूरता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वो गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक कील
दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर तर्क सही नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख्तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार, तू मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और उस भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं मानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। मोची राम, सुदामा पांडे, धूमिल। शुक्रिया मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। शुक्रिया।